नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जुलाई माह की क्रोनोलॉजी कर रहे थे। अब से पूर्व की क्लासों में हमने मंथली रिव्यू को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, राष्ट्रीय परिदृश्य को और प्रादेशिक परिदृश्य को एक पार्ट को देखा था। क्योंकि प्रादेशिक परिदृश्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको दो भागों में करने का डिसाइड किया था। इससे पूर्व की क्लास में हमने काफ़ी सारी बातें इसके बारे में पहले की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ की। वो है एशियन मल्लखंब चैंपियनशिप। मल्लखंब एक गेम होता है, एक पारंपरिक हिंदुस्तानी गेम है जिसके अंदर योगाभ्यास, जो जिम्नास्टिक्स है, उनके एरियल जो पोजीशंस है वो बनाई जाती है, एक के ऊपर एक, ऐसे काफ़ी सारे लोग। उसकी मेज़बानी करेगा भारत पहली बार। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा भरतपुर के अंदर। भरतपुर में इसका आयोजन होगा कब? दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 के अंदर भरतपुर में इसका आयोजन किया जाएगा एशियन मल्लखंब चैंपियनशिप का। हमारा जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर के अंदर है, उसके अंदर अभी एक गणना की गई और उसके अंदर 173 गिद्ध पाए गए हैं। गिद्ध एक अति संकटाग्रस्त प्रजाति है। IUCN की जो लिस्ट है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी जो लिस्ट है उसमें अति संकटाग्रस्त प्रजाति में ही आती है। क्योंकि कारण ये हो रहा है कि जो पशु है उनको जो चारा दिया जाता है और है उसमें कीटनाशक बहुत ज़्यादा होते हैं, जहरीली दवाएं होती है, इनका सेवन करते हैं, फिर पशु की मौत होती है। उन मृत पशुओं को ये गिद्ध जो है वो खाते हैं और वो जहर उनके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे हैं। इनको बचाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं और अभी हमारे यहाँ कितने गिद्ध पाए गए हैं? तो 173। अभी वैशाख पूर्णिमा के ऊपर इनकी गणना की गई थी और इस गणना के अंदर पाया गया कि 2 साल पहले जो गिद्ध 142 थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। कितनी? 31 की बढ़ोतरी हो गई है और अब हमारे यहाँ 173 गिद्ध पाए जाते हैं। ये IUCN की हमने अभी बात की, अति संकटाग्रस्त प्रजाति के अंदर है। इनको क्या बोला जाता है? इनकी प्रजाति है 9 रेड हेडेड गिद्ध इसके अंदर शामिल है। 173 जो गिद्ध है उनके अंदर 9 रेड हेडेड गिद्ध भी है। ये जो रेड हेडेड गिद्ध है इनको इंडियन लॉन्ग बिल्ड, व्हाइट रम्पेड, इजिप्शियन वल्चर, ये बहुत सारी गिद्धों की प्रजातियां जो है वो यहाँ पाई गई है। रेड हेडेड गिद्ध पाए गए हैं, इंडियन लॉन्ग बिल्ड पाए गए हैं, व्हाइट रम्पेड पाए गए हैं, इजिप्शियन वल्चर। इतना तो डीप नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा संख्या याद रखना जरूरी है कि 173 है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 31 की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो राजकीय पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 42 थे पिछली गणना में, वो अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 64। 22 की वृद्धि इनमें भी हुई है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि गोडावण के संरक्षण के लिए समिति बनाई गई है क्योंकि हमारा राजकीय पक्षी है, इसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। अभी कितने हैं? तो 64 गोडावण। अगली बात करते हैं। एक समिति का गठन किया गया है। समिति का नाम है RS राठौड़ समिति। एक पूर्व न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अभी कब? 29 जून 2024 को। किसके लिए किया गया है? कारण ये हुआ कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो एकल पट्टा वितरण प्रकरण था, जो पट्टे बांटे गए, घरों के, मकानों के जो पट्टे होते हैं वो बांटे गए, उसके अंदर निष्पक्षता नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उनके गहलोत सरकार के जो UDH मंत्री थे वो शामिल थे और इसीलिए अब इसकी निष्पक्षता पे क्या है? सवाल उठे हैं और उसकी जांच करने के लिए सरकार ने इस समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो RS राठौड़ की समिति के अंदर। एक प्रोग्राम, एक उत्सव जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। सीधा सवाल आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कब किया गया? तारीखें पूछी जाती है। 29 जून 2024 को। कहाँ किया? जयपुर के अंदर मानसरोवर में। इसलिए किया गया कि जो नए अभी कार्मिक नियुक्त हुए हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार में जो भी नए कार्मिक नियुक्त हुए हैं उन सभी को यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। लगभग 5000 से अधिक जो नए कार्मिक नियुक्त हुए हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया? उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कब हुआ? तो 29 जून 2024 को। तारीख बहुत जरूरी है, पूछा जाता है ऐसी चीजें। अगली बात करते हैं। MNIT कहाँ पे है? ये जयपुर के अंदर है, जयपुर में। नाम है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे भूकंप जो है उससे बचने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट किए गए। 2 बार भूकंप का यहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट किया गया और दोनों बार ही ये सफल रहा कि यदि भूकंप आता है तो ये इमारत जो है वो सुरक्षित है या नहीं है, इस पे ये टेस्ट किया गया।
और MNIT जो है वो देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया जिसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी कर लिया है। यानी अगर भूकंप आता है तो इस इमारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये जो है इसको किसने तैयार किया है, तो पुणे की एक कंपनी है BG शिर्के कंपनी, उसने प्री कास्ट स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम टेक्नोलॉजी का नाम है। कहाँ की कंपनी है, तो पुणे की BG शिर्के। उन्होंने इसका एक टेस्ट जो है वो बिल्डिंग टेस्ट जो है वो करवाया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ने MNIT में नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना की है। नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी, इसकी भी स्थापना यहाँ पे की गई है, जो हमारा NDRF जो है उसने की है, जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट जो है उन्होंने की है। उन्होंने इसकी स्थापना की है कहाँ पे, MNIT जयपुर के अंदर। यानी यहाँ अगर भूकंप आता है तो इस इमारत को उससे किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं होगा। हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से संबंधित है और दूसरा देश की पहली शैक्षणिक ये संस्थान बन गई है। अगली बात करते हैं तरंग शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। युद्धाभ्यास पूछे जाते हैं, ये एक युद्धाभ्यास है तरंग शक्ति। कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो जोधपुर के अंदर। राजस्थान में अधिकांशतः कुछ खास जगहों पे ही महाजन फील्ड रेंज जो है, पोखरण रेंज जो है, जोधपुर जो है, यहीं पे बहुत सारे जो युद्धाभ्यास है उनका आयोजन किया जाता है। ये क्या है, भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, उसका पहली बार बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जो है, उसका एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है ये, और नाम क्या है, तरंग शक्ति। कब आयोजन, तो अगस्त 2024 में, अभी 2024 में अगस्त के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। 2 चरणों में होगा, साउथ से शुरू होगा, ये दक्षिण भारत से शुरू होगा, और उसके बाद अगस्त के मध्य में, ये अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर के मध्य तक, यानी अगस्त और सितंबर महीने के अंदर ये जोधपुर के अंदर 2 चरणों में होगा। पहले सदर्न जो इंडिया है वहां पे होगा और उसके बाद हमारे यहाँ होगा। इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाड है, क्वाड एक संगठन है, क्वाड्रिलेटरल जो संगठन है जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। तो क्वाड के जो सदस्य देश है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो है ही इसमें ऑलरेडी ये, और इसके अलावा यूरोप की 3 बड़ी वायुसेनाएं, कौन कौन सी, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिसके फाइटर जेट इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होंगे। तो याद रखना, एक तो क्वाड के 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये देश जो है वो इस युद्धाभ्यास के अंदर, संयुक्त युद्धाभ्यास के अंदर जो है भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास जो है वो अमेरिका का एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है रेड फ्लैग वॉर गेम, उसी के स्तर का ये होगा। इसके अंदर ये जो अमेरिका का होता है, इसमें नाटो, हमने नाटो के बारे में बहुत बात की थी, 32 देशों का जो समूह है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सारे देश इसमें भाग लेते हैं। उसी की तर्ज पे ये युद्धाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। टोटल कितने देश शामिल होंगे, तो टोटल इसमें 7 देश शामिल होंगे। अगली बात करते हैं, विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, 22 जून 2024। इंपॉर्टेंट है, 22 जून 2024 को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ कहाँ आयोजन होता है, बीकानेर, और बीकानेर के अंदर हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता है राष्ट्रीय सरसों उद्यान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, PGA कहाँ है, मसाला का कहाँ है, वैसे ही राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बीकानेर के अंदर है। ऊंट महोत्सव का आयोजन भी यहीं होता है, यहाँ पे किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस जो है कब होता है, 22 जून 2024। उसके अंदर एक और चीज, अलवर के अंदर, जो अलवर जिला है, वहां की जो रेबारी या राइका जाति है, आपने सुना होगा रेबारी जाति के बारे में, राइका जाति के बारे में, ऊंट पालक जाति है ये। पाबूजी को मानने वाले, पाबूजी जिनको श्रेय दिया जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वो ऊंटों को लेके आए थे, उनको मानने वाली राइका रेबारी देवासी समाज जो है, उनकी ओर से एक गौरव दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, अलवर के अंदर। कहाँ है, अलवर के अंदर ये गौरव दिवस जो है वो मनाया गया। किसके द्वारा, तो रेबारी या राइका जाति के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जो है, इसको भी नोट किया जाए, 2024 जो है, वर्ष 2024 जो है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष जो है वो घोषित किया है। इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा के एक क्वेश्चन बना देगा, सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। या तो पूछा जा सकता है ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, या पूछा जा सकता है कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, या फिर गौरव दिवस कहाँ मनाया गया, या किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। तो 2024 को किया गया, अलवर के अंदर बनाया गया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बीकानेर में। और ऊंट दिवस कब आता है, विश्व ऊंट दिवस कब आता है, 22 जून को।
अगली बात करते हैं, ML गर्ग, मोहनलाल गर्ग कौन है? हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का काम क्या होता है? जब शांति काल होता है, जब दो देशों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा, उस समय सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो BSF करता है। यदि आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन आता है जहां पे जब आर्मी आती है, जब वहां पे क्या है, सनी देओल और उनके साथ जो है बाकी सब लोग आते हैं, तो उससे पहले वहां की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं सुनील शेट्टी के साथ, वो BSF है। BSF को उस टाइम पीछे हटा दिया जाता है। जब भी युद्ध होगा तो फ्रंट में जो आके लड़ेगी वो कौन लड़ेगी? आर्मी। BSF का काम होता है कि बॉर्डर की जो है सुरक्षा करना, जब शांति काल है, जब दो देशों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा, तो वही BSF जो है, उसकी जो राजस्थान फ्रंटियर है उनके IG बनाया गया है, महानिरीक्षक बनाया गया है, किसको? ML गर्ग को, मोहनलाल गर्ग को। इनका संबंध कहाँ है? तो पाली के अंदर नाडोल, और नाडोल के पास इनका गांव है जिसका नाम है निपल गांव। वहां के ये मूल निवासी है, राजस्थान से संबंधित है, और BSF के राजस्थान फ्रंटियर के ये IG बनाए गए। अपना पदभार इन्होंने जून 2024 में संभाल लिया। किसकी जगह है? तो IG मकरंद देवस्कर, मकरंद देवस्कर जो है उनका स्थान लिया है इन्होंने। क्या नाम है? ML गर्ग, मोहनलाल गर्ग। कहां से है? तो पाली के नाडोल से। अगली बात करते हैं, माया बिश्नोई। देखिए क्वेश्चन इसमें कभी भी जब खिलाड़ी वगैरह होते हैं या कोई पुरस्कार से सम्मानित हुए, वहां हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, यदि वो राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? पहला सवाल पूछा गया था। अवनी लेकरा का संबंध कहां से? जयपुर से। उसी प्रकार माया बिश्नोई जो उनका संबंध कहां से है? तो बीकानेर से। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका किस खेल से संबंध है? इनका संबंध है तीरंदाजी से। इस प्रकार के दो सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा अगर उसने डेप्थ में जाना हो तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा पदक उन्होंने जीता है। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे जीता होता है तब पूछा जाता है पदक जो है दक्षिण कोरिया। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अवनी लेकरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। दो क्वेश्चन आए थे, एक में उनका स्कोर पूछा गया था, दूसरे में यह पूछा गया कि जो उन्होंने प्रतियोगिता जीती उसका आयोजन कहां किया गया था। आप यदि 11 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का RPSC स्कूल लेक्चरर का, उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको वहां ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो चैंपियनशिप उन्होंने जीती उसका आयोजन फ्रांस में हुआ था उस बार। इसका आयोजन कहां हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर। क्या हुआ? जूनियर एशिया कप। सेकेंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए जूनियर एशिया कप या जूनियर। क्यों? क्योंकि आपके अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है राजस्थान का परिदृश्य, राजस्थान का पूछा जाता है, और इतनी डेप्थ में वो जा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो जूनियर सब कैटेगरी से पूछे गए थे। तो इन्होंने क्या है, जूनियर एशिया कप हुआ, उसके अंदर ये भारतीय तीरंदाजी जो महिला जो ग्रुप था उसकी सदस्य थी, उन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। तो तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है। और चौथा सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कहाँ आयोजित की गई। इस तरीके से आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप चीज़ों को कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से सवाल कैसे बनेगा। ये एग्जाम सेंस यदि आपका अच्छा है तो आप इन चीज़ों को इजीली हल कर सकते हैं। तो माया बिश्नोई का संबंध कहाँ से? बीकानेर से। एक तीरंदाज है, रजत पदक जीता है। कहाँ पे प्रोग्राम ये किया गया आयोजन? तो दक्षिण कोरिया के अंदर। अगली बात करते हैं, जसवंत सिंह राठी RPSC के सदस्य थे। RPSC आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके सदस्य थे। इनका अभी जयपुर के अंदर निधन हो गया 2 जून 2024 को। अभी जो गहलोत सरकार थी उसके अंदर इनको नियुक्त किया गया था, अक्टूबर 2020 के अंदर इनको सदस्य बनाया गया था। और ये जब RPSC के सदस्य रहे थे तब ये वहां के कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे थे। इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, इसीलिए भी क्या है, जरूरी हो जाता है। जसवंत सिंह राठी RPSC के सदस्य थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगली बात करते हैं, नजर सिटीजन ऐप। सीधा क्वेश्चन यही आ जाएगा कि इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है जयपुर से। नजर सिटीजन ऐप जो है वो कहां से संबंधित है? जयपुर से। जयपुर शहर की जो जनता है उसको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, इसीलिए जयपुर पुलिस ने इस ऐप का शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है। कब? जून 2024 के अंदर। नजर सिटीजन ऐप का संबंध कहां से? जयपुर से। इससे क्या है कि वहां के जो मकान मालिक है, जो वहां के किराएदार वगैरह है, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो इसमें रखा जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायदा ये रहेगा कि जब ये सारी डिटेल्स है तो कल को यदि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस के पास संबंधित जो विक्टिम है, जो अपराधी है
उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो उनके पास होगी इस ऐप के अंदर। तो नजर सिटीजन ऐप का संबंध कहां से है? तो जयपुर से। अगली बात करते हैं, सीता माता जंगल सुना होगा आपने। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, गुफाओं के अंदर चित्र मिले हैं सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। किनको मिले हैं? तो पर्यावरण प्रेमी एक व्यक्ति है, नाम है मंगल मेहता। मंगल मेहता जो है उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के सीता माता के जंगलों की गुफाओं में शैल चित्र की लगभग 40,000 से 1,000 साल, यानी कि 40,000 बीसी से लेकर 1,000 साल बीसी पुरानी जो है आदि मानव की गुफाएं और चित्रकला की 10 अलग अलग जगहों पे क्या है? खोज की है। तो किसने की है? मंगल मेहता ने। नाम याद रखा जाए, मंगल मेहता। मंगल मेहता ने की है। कहां पे है ये? प्रतापगढ़ के अंदर है। इन गुफाओं में कहां से? उच्च पूरा पाषाण काल से लेके ऐतिहासिक काल तक की, उच्च पूरा पाषाण काल से लेके और ऐतिहासिक काल तक की जो शैल चित्र है वो पाए गए हैं। इनका संबंध जो है किस प्रकार, किससे मिलती जुलती है ये? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और इसके अलावा जो उत्तराखंड की लाखोदया की जो गुफाएं हैं वहां जो शैल चित्र मिलते हैं उनसे मिलते जुलते ये क्या है? शैल चित्र है। अगली बात करते हैं, विजय वर्मा जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर, उसके पहले महानिदेशक बनाए गए हैं ये विजय वर्मा। जो जवाहर कला केंद्र है उसके पहले महानिदेशक, सॉरी बनाए नहीं गए थे, ये निधन हो गया इनका, माफ कीजिएगा। विजय वर्मा जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर जो है उसके महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। कब हुआ है? 18 जून 2024 को। उनकी प्रसिद्ध कृति थी, नाम था लोकावलोकन। इसके लिए इनको के बिड़ला फाउंडेशन ने जो है वो बिहारी पुरस्कार भी प्रदान किया था। इतना तो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा याद रखने की बात है। पहले महानिदेशक थे कहाँ के? जवाहर कला केंद्र के, विजय वर्मा। अगली बात करते हैं, वृक्ष मित्र सम्मान कब आयोजन किया गया? 16 जून 2024 को। कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया। किसने किया? एक संस्थान है श्री कल्पतरु संस्थान, उनके द्वारा किया गया है वृक्ष मित्र सम्मान का। इसके अंदर क्या है? वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन यानी रोज एक पौधा लगा के उसको संरक्षित करने वाली, नाम है महिला का उमा व्यास। उमा व्यास जो है उनको राज्यपाल जो कलराज मिश्र थे उनके द्वारा सम्मानित किया गया। इस संस्था के द्वारा, कल्पतरु संस्थान के द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर। किसको मिला? उमा व्यास। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, केपी कनाल, अशोक थोरात, गौतम राज शर्मा, रेणु राष्ट्रदीप, संदीप, उषा, बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमारे लिए थोड़ा ये ज्यादा जरूरी है, रोज एक पौधा लगा के उसको संरक्षित करने का प्रयास किया इन्होंने, इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पे राज्यपाल ने एक अभियान जो है उसको भी शुरू किया, वो था परिंदों के लिए परिंडा। परिंडा क्या होता है? उसके अंदर पानी डाला जाता है, कहीं भी घर पे या जो पेड़ है उस पर बांध दिया जाता है, ताकि गर्मियों के अंदर जो परिंदे हैं, जो पक्षी हैं, उनको पीने को पानी मिल सके। अगली बात करते हैं, प्लास्टिक वस्तुएं जो हैं उनकी जानकारी देने वाले व्यक्ति को क्या है? पारितोषिक दिया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। ये क्या है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है हमारा, उसके द्वारा एक नवाचार, एक इनोवेशन कार्यक्रम है। उसके अंदर क्या है? जो प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं हैं जिनको बैन कर दिया गया है, उनका यदि कोई भंडारण करता है, उनको इधर उधर लेके जाता है या बेचता है और उसकी अगर कोई सूचना देता है तो उस व्यक्ति को कितना? 10,000 रुपए जो वो इनाम दिया जाएगा। किसने शुरू किया है? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शुरू किया है। अगली बात करते हैं, अनिल व्यास कहाँ के? शाहपुरा के। जो हमारा राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ बनाया गया है उसके अध्यक्ष है ये, उनके अध्यक्ष बनाए गए अनिल व्यास। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने मान्यता दी है हमारे राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ को, और उसके अध्यक्ष बनाया गया है किसको? अनिल व्यास को। जून 2024 में चुनाव संपन्न हुए जिसके अंदर ये अध्यक्ष बनते हैं। और इनके अलावा रामावतार सिंह जो है वो, रामावतार सिंह जाखड़ जो है वो यहाँ पे क्या है? महासचिव के पद पे नियुक्त हुए। तो दो व्यक्ति, पहले अनिल व्यास अध्यक्ष, रामावतार सिंह जाखड़ क्या है? महासचिव नियुक्त हुए। किसमें? राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में। हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनको मौके दिए जाए ताकि वो ओलंपिक में जा सके। इस बार अगर देखा जाए तो भारत से मात्र 117 लोग, 150 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 117 लोग जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए। और हम कहते हैं कि मेडल क्यों नहीं आते? मेडल इसीलिए नहीं आते, 6 मेडल आए हमारे पास, 71वां स्थान रहा। उसका कारण यही रहा, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि गेम को इतना प्रोत्साहित ही नहीं किया जा रहा। और यदि वो मेडल्स देखे जाएं तो वो ज़्यादातर कहाँ से आए? केवल और केवल हरियाणा राज्य से आए, क्योंकि वो गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तर्ज पे, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी आपने देखा हो तो खेलो यूथ गेम्स शुरू किए गए हैं अभी,
इसके अलावा पहले हमारे यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक शुरू किए गए थे, हालांकि उनका जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं थी उस चीज़ की। लेकिन अब क्या है, एक संघ का निर्माण किया गया, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ। उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष है अनिल व्यास। अगली बात करते हैं, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि क्या है ये देखिए। जो मीसाबंदी थे, मीसा कानून के बारे में यदि आपने सुना हो, मीसा कानून क्या था? 25 जून 1975 भारत में लगता है आपातकाल। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा, प्रधानमंत्री के कहने पे। इसके बाद में जब ये लग जाता है, उसके बाद में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, तब उन्होंने ये कहा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के ऊपर ही राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी जो है उसको लगा सकता है। लेकिन इससे पहले ये लग चुकी थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 18 महीने 1975 से लेकर 1977 के बीच में 18 महीने भारत में आपातकाल लगा था। और एक कानून था जिसका नाम था मीसा कानून। इसके तहत बड़े बड़े जो नेता थे उस समय के, उन सभी को जेल में डाला गया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव, उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम ही मीसा यादव रख दिया था। इस कानून को हमेशा याद करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है वो भी मीसा रख दिया था। तो इस मीसाबंदी जो है उससे प्रदेश के अंदर मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया 25 जून 2024 को। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। इसमें जो मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी थे उनको स्मृति चिन्ह देकर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने जो है वो सम्मानित किया था। ये जो प्रोग्राम है इसको पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने इसको बंद कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी, तो अपनी सरकार के खिलाफ वो क्यों ही कोई प्रोग्राम चलने देंगे, तो इन्होंने बंद कर दी थी। जिसको राजस्थान लोकतंत्र सेनानी निधि 2008 के अंदर शुरू की गई थी, उसको वापस जो अब शुरू किया गया है। पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, फिर अशोक गहलोत की सरकार आई, फिर अभी वापस बीजेपी की सरकार आ गई। तो जब ज़्यादातर यही होता है, जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की है वो बीजेपी आके बंद कर देगी, बीजेपी ने किया वो कांग्रेस आके बंद कर देगी, या उनका नाम परिवर्तित कर देगी। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है। इसके अंदर क्या है, ये जो लोकतंत्र जो सेनानी थे उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी 20,000 तो उनको पेंशन मिलेगी, प्लस में 4,000 तक की अगर उनको कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो सहायता प्रदान की जाएगी। अगली बात करते हैं, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनकी जो उत्कृष्ट शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, उनके लिए उनको स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल एक ट्रस्ट है, कहाँ की है? उदयपुर, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने 2 लोगों को और को भी किया है। जो हमारे मंत्री रहे थे गुलाब चंद कटारिया, आजकल असम के राज्यपाल है, और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मंत्री बाबूलाल खराड़ी, वो आरपीएससी के है बाबूलाल कटारा, ये है मंत्री बाबूलाल खराड़ी, इनको भी इसमें सम्मानित किया गया। तो 4 लोगों को, कुल मिला के 4 लोगों को इस संस्थान के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है वो चल रही है पूरे देश के अंदर, ताकि प्रदूषण जो है उसको कम से कम किया जा सके। कार्बन तटस्थता की बात हमने की है, भारत कह रहा है कि 2030 तक हम अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको बहुत कम कर देंगे। उसी तर्ज पे राजस्थान के 8 शहरों में ये 500 जो बसेज जो है, ई बसेज जो है उनको शुरू किया गया है। राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, तो देखिए अजमेर और अलवर, बीकानेर और भीलवाड़ा, जयपुर और जोधपुर, और उदयपुर और कोटा, ये 8 जिले याद रखने बहुत जरूरी है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि किस जिले के अंदर ई बस सेवा जो है वो नहीं शुरू की गई है, तो किस में की गई है? अजमेर और अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कितनी? तो 500 बसेस शुरू की गई। अगली बात करते हैं, राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद, जो जनजातीय समुदाय है उसके लिए एक परिषद का गठन होता है, जिसके अंदर अभी 15 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। इसके अंदर 14 तो विधायक पदेन सदस्य हो जाएंगे ये,
जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पे रहते हुए किसी अन्य पद पे भी चुना जाता है तो वो पदेन सदस्य होता है। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो 14 सदस्य तो वो है जो विधायक है राजस्थान सरकार में, और इनके अलावा एक पुष्कर तेली जो है ये गैर सरकारी सदस्य है। 14 लोग तो ये ठीक है, ये सब क्या है, विधायक है। महेंद्रपाल मीणा, हंसराज मीणा, ये सभी जो है विधायक है, और इनके अलावा जो ऐसे जो विधायक नहीं है, जो गैर सरकारी सदस्य है, उनका नाम क्या है, पुष्कर तेली। तो ये 15 लोग जो है वो इसमें मनोनीत किए गए। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है महाराजगंज, वहां पे जो गिद्ध है उनके संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। हमने अभी बात की थी शुरुआत में कि गिद्ध जो है वो अति संकटाग्रस्त प्रजाति है। राजस्थान में मरुद्यान के अंदर 173 गिद्ध पाए जाते हैं। यूपी ने भी इनके संरक्षण के लिए कहाँ पे, महाराजगंज के लिए एक प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। कौन सी प्रजाति, तो एशियन किंग प्रजाति जो है उसके लिए किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या होगा, याद रखना जरूरी है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जटायु रामायण से लिया हुआ नाम है, जटायु जो है पक्षी था। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये केंद्र जो है लुप्त प्राय प्रजातियां जो है उनकी आबादी में सुधार करेगा, जिनको क्या है IUCN के अंदर, IUCN की जो लुप्त प्राय सूची है 2007 के अंदर इनको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, इस प्रजाति को, एशियन किंग प्रजाति को, गिद्धों की। इसका और क्या नाम है, तो इसका नाम है एशियाई राजा गिद्ध, या फिर पांडिचेरी गिद्ध, या फिर लाल सिर वाला गिद्ध। ठीक है, कारण क्या है, आवास इनके धीरे धीरे क्या होते हैं जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। जो घरेलू पशु है उनको एक दवा दी जाती है डाइक्लोफेनाक। ये डाइक्लोफेनाक दवा जो है उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण ये क्या है, खतरे में है। ये दवा जो है पशु खाते हैं, पशु अगर उसके बाद मर जाता है तो ये दवा उनके शरीर में है, और उनको जब ये गिद्ध खाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या है, ये भी मर जाते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण किया जाए, इनकी जो संतति है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए यूपी के महाराजगंज में इस केंद्र की स्थापना की गई। अगली बात करते हैं, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश जो है उसको जारी किया है। कब, 25 जून 2024। देखिए यहाँ शब्द दिया है अध्यादेश। दो चीजें होती है, एक होता है कानून और एक होता है अध्यादेश। कानून कब होता है, कानून कब बनता है, जब मान लीजिए अगर संसद की बात की जाए तो संसद के अंदर जो 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब तीनों की सहमति मिल जाती है, तीनों की सहमति मिल जाती है, तब कोई भी बिल जो है वो कानून बनता है। ये तब होता है जब वो काम कर रही होती है, सदन जो है वो काम कर रहा होता है, उसकी बैठक हो रही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 2 बैठकों के बीच में, क्योंकि 6 महीने का टाइम हो सकता है, अधिकतम 6 महीने जो है वो 2 बैठकों के बीच का टाइम होता है। यदि विधानसभा या फिर राज्यसभा या लोकसभा या कोई भी सदन जो है उसकी बैठक नहीं हो रही और उस टाइम कोई कानून लागू करना है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये कानून के समान ही काम करता है। इसके बाद क्या होता है, जब वापस बैठक होगी सदन की, तो लगभग 6 हफ्ते से लेके और 6 महीने तक का टाइम होता है। इसके बीच में इसको लागू करना होता है अलग अलग सदनों से, वरना ये ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। इसको पहले भी निरस्त किया जा सकता है, अगर यहाँ से मंजूरी नहीं मिली तो भी ये निरस्त हो जाएगा। तो इस अध्यादेश को मंजूरी मिली है, कहाँ पे, यूपी के अंदर। इसलिए वही बात, क्योंकि पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो 2 साल से लेके और उम्र कैद तक की सज़ा मिल जाएगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा, संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, जहाँ किया गया है उसको बैन कर दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है वो इसके अंदर है। तो कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना जो है, एक हवाई योजना जो है, एक सेवा जो है उसका प्रारंभ किया गया है। नाम क्या है, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। कब शुरू की गई है, तो 13 जून 2024 को। किस मॉडल पे आधारित है ये, PPP, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर PPP मॉडल पे ये आधारित है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने जो पर्यटन स्थल है उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसीलिए इस योजना जो है, इस सेवा का जो है वो प्रारंभ किया गया। पहली इसकी जो उड़ान हुई वो कहाँ से, भोपाल का जो हवाई अड्डा जिसका नाम है भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां से लेके और जबलपुर तक की इसकी जो है पहली हवाई यात्रा हुई है। इतनी बात ज्यादातर याद रखने की है। किसने, कौन संचालन कर रहा है, तो मैसर जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो वो कर रहा है। इतना हमसे नहीं पूछा जाएगा। कहाँ की गई है ये थोड़ा जरूरी है, तो कहाँ है ये, मध्य प्रदेश से संबंधित है।
अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 55 जिले हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, प्रत्येक जिले में एक। कब कहा? तो 1 जुलाई 2024 से इसका शुभारंभ किया जाएगा। जो हमारी एनईपी है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। इसलिए किए जा रहे हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको बढ़ाया जा सके, इसीलिए वहां पे भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। कहां से संबंधित है? तो एमपी से। टोटल जिले कितने हैं? 55। अगली बात करते हैं, स्टॉप डायरिया अभियान जो है उसको शुरू किया गया है राजस्थान के अंदर। कब? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया जो है उसको खत्म किया जा सके, उसका उन्मूलन किया जा सके, इसलिए 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। राजस्थान यूनिटी मॉल कहाँ पे है? तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर में। एक योजना है जिसके तहत, जिसका नाम है पीएम एकता मॉल। पीएम एकता मॉल यानी एक ही छत के नीचे पूरी की पूरी मार्केट पैलेस जो है उसको उपलब्ध करवाया जा सके, एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। इसीलिए केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम एकता मॉल। उसी के तर्ज पे राजस्थान में क्या बनाया गया है? तो राजस्थान यूनिटी मॉल। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। जो हमारे मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने प्रदेश में आयोजित होने वाली जो 3rd ग्रेड जो भर्ती है, इसके अंदर आपने सुना हो, बहुत चर्चा का विषय रहा, जो आरक्षण था महिलाओं को, पहले 30% आरक्षण था, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसके अलावा जो पुलिस है उसके अंदर 33%, तो 2 आरक्षण बढ़ाए गए हैं। जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसके अंदर 50% दिया गया महिलाओं को आरक्षण, जबकि पुलिस जो है उसके अंदर 33%। इसकी अभी घोषणा की है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, भारत सरकार जो है वो इसका 100% जो वित्त पोषण जो है वो भारत सरकार ही करती है, पूरा का पूरा पैसा। इसके तहत 15 जो जिले हैं उनको तरल नत्रजान परिवहन उपलब्ध करवाए जा सके। जो सीमन होता है पशुओं का, उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अंदर क्या है, हमारे जो पशुपालन गोपालन और डेयरी मंत्री है जोराराम कुमावत, नाम याद रखना है, जोराराम कुमावत, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, कौन कौन से जिले शामिल होंगे देख लीजिए। इसमें 15 जिले होंगे, भीलवाड़ा, नागौर, कोटा, कुचामन सिटी अभी नया बना है, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, बूंदी, झालावाड़, पाली, जालोर, सिरोही, चूरू, जयपुर, दौसा और झुंझुनू। इन 15 जिलों के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो है वो शुरू की जा रही है। सीधा सवाल आ जाएगा कि निम्नलिखित के अंदर से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। थोड़ा सा देख लिया जाए, एक बार 2 बार पढ़ते हैं तो याद रह जाती है। अगली बात करते हैं, रायका गौरव दिवस। हमने अभी इसके बारे में बात की थी, कहाँ मनाया गया? तो अलवर के अंदर। रायका या रेवारी जाति, ऊंट पालक जाति है ये। कब मनाया गया? तो 22 जून 2024 को। कहाँ पे? अलवर के अंदर। अगली बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान जो है उसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? चित्रौली गांव के अंदर। कहाँ पे है ये? जयपुर के अंदर। एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट जो बनाया जा रहा है, चित्रौली गांव, जयपुर के अंदर। राज्य के जो नव प्रवर्तन जो है, इनोवेशन जो किया जा रहा है, उनको ढूंढकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य नव प्रवर्तन परिषद जो है हमारी, उसने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, गुजरात का है ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उनके साथ एक एमओयू जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन किया, एक समझौता ज्ञापन जो है उसको साइन किया, ताकि हमारे यहाँ के जो इनोवेशन कार्यक्रम है उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। अगली बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है, उसके जो पेंशनर्स हैं उनको 1 अप्रैल 2024 से उनकी जो पेंशन जो पहले हर महीने 1000 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? तो 1150, 150 रुपये उसको बढ़ा दिया। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग एनहेंसमेंट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, वाइपर्स, वाइपर होता है गाड़ियों के आगे लगा होता है साफ करने वाला वाइपर, वही वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग एनहांसमेंट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या है? डीआरडीओ की, जो हमारा डीआरडीओ है उसकी देहरादून प्रयोगशाला ने ये एक उपकरण विकसित किया है, और इसको राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, उस पर इसको क्या है लगाया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर अगर देखा जाए, जो गंगानगर अनूपगढ़, अभी अनूपगढ़ जिला बन गया नया, तो गंगानगर अनूपगढ़ वाला जो इलाका है, यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा आती है। इवन जैसलमेर बाड़मेर साइड भी आती है, बीकानेर भी आती है, लेकिन इन जगह ज़्यादा आती है। तो घने कोहरे और अंधेरे के अंदर अगर 1 किलोमीटर दूरी तक भी कोई व्यक्ति है जो घुसपैठिया है
और एंटर करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी पहचान करने के लिए तो क्या नाम है, वाइपर्स। किसके द्वारा? देहरादून प्रयोगशाला के द्वारा। राजस्थान सरकार जो है उसने पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण, अभी हमने बात की, महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा के कितना कर दिया है? 33%। थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी के अंदर 50% और पुलिस के अंदर 33% कर दिया। खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स भी चलते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा काफी योजनाएं ऐसी चलाई जाए। उसी की तर्ज पे हमारे यहाँ राजस्थान यूथ गेम्स जो है वो शुरू किए जाएंगे। एक घोषणा की गई है कि हम भी क्या है, राजस्थान यूथ गेम्स जो है वो शुरू करेंगे ताकि यूथ जो है वो गेम्स के प्रति ज्यादा सतर्क हो, हम जो है खुद का जो स्तर है उसको बढ़ा पाए। इसी के तर्ज पे किया गया। मोहनपुरा कहाँ पे? सिक्कर के अंदर। वहां पे उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। शेखाजी, महाराव शेखाजी जिनके नाम पे आगे शेखावत हुए, इन्हीं के नाम पे ये शेखावटी जो है, जो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का इलाका है, शेखावत राजपूत जो है वो इन्हीं के आगे वंशज है, तो उनके नाम पे ये उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ? मोहनपुरा सिक्कर में जो है वो स्थापित की गई है। अगली बात करते हैं। एक योजना है, नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। जो हमारे ऊर्जा मंत्री है, नाम है हीरालाल नागर। उन्होंने बाड़मेर का एक क्षेत्र है, नाम है भिंडा। बाड़मेर का जो भिंडा क्षेत्र है वहां पे 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के सौर संयंत्र जो है उनका उद्घाटन किया है। सौर ऊर्जा के अंदर हम वैसे भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम लगातार ऐसी योजनाएं, लगातार ऐसे कार्यक्रम चला सके जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, देश के अंदर हमारा पहला स्थान है। इसी के लिए जो है यहाँ पे 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के क्या है, सौर संयंत्र। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर भिंडा नामक स्थान पे। किसके द्वारा? ऊर्जा मंत्री है हमारे हीरालाल नागर। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसका पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। इसका क्या काम है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें ड्रोन का उपयोग जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जो ड्रोन का उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके कृषि क्षेत्र के अंदर। इसीलिए कहाँ पे जो है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर की, वहां पे पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो वो स्थापित किया गया। अगली बात करते हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका सैनिक सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 14 जून 2024 को। कहाँ पे हुआ है? तो जैसलमेर के अंदर हुआ है, जैसलमेर में। ठीक है, बीएसएफ का ही। फेसलेस मैनेजमेंट, देखिए फेसलेस मैनेजमेंट क्या है? राजस्थान जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए मैनेजमेंट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये क्या है? फेसलेस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो टैक्स लगता है उसके कार्यों के प्रशासन के लिए मैनेजमेंट करेगा। ये फेसलेस मैनेजमेंट जो है वो जीएसटी के जो भी कार्य हैं, जो भी कार्य उसके प्रशासन के संबंध में ये काम करेगा, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? राजस्थान। पीसीटीएस सॉफ्टवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर देखिए, प्रदेश के जो निजी अस्पताल है उनको भी अब मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट हर महीने इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, दर्ज करनी पड़ेगी। जो भी मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, जच्चा बच्चा जो है, उनकी जो भी रिपोर्ट है वो इस पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, इनको हर महीने अपडेट करनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो करते ही हैं, तो अभी ये प्राइवेट के लिए किया गया स्पेशल। ओम प्रकाश बढ़ाना, कौन है ओम प्रकाश बढ़ाना? जो हमारा देवनारायण बोर्ड है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी देवनारायण जी की 1111वीं जयंती गई थी, ठीक है। ओम प्रकाश बढ़ाना जो है उस देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्वर्गीय कर्नल बैंसला, मुख्यमंत्री हमारे जो है भजनलाल शर्मा, उन्होंने टोडा भीम के मुंडिया गांव के अंदर प्रेरणा स्थल जो है, प्रेरणा स्थल है, वहां पे जिब्राल्टर की चट्टान कहे जाने वाले, इनको क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर की चट्टान उपनाम है इनका, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन है? कर्नल बैंसला। कहाँ से संबंधित है? टोडा भीम का, टोडा भीम के अंदर मुंडिया गांव है, वहां पे प्रेरणा स्थल है, उसके ऊपर इनकी मूर्ति जो है उसको स्थापित किया गया है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जिब्राल्टर की चट्टान कहा जाता है। राजस्थान के अंदर 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है उसको विकसित किया जा रहा है। महाराणा प्रताप 9 जून 1540 को जन्म हुआ था। इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जो लोग किसी भी परीक्षा की राजस्थान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सबसे पहला टॉपिक पढ़ते ही पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। महाराणा प्रताप, पिछली बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि महाराणा प्रताप कीका के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, तो वो महाराणा प्रताप है। उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी जो गौरवशाली जो कथाएं हैं, हल्दी घाटी युद्ध है, या चाहे उसके बाद दिवेर का युद्ध है,
या मुगलों को परास्त करने की जो भी बातें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए एक टूरिस्ट सर्किट जो है उसकी स्थापना की जाए। उसके लिए कितनी बजट, तो 100 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया है। कब आती है इनकी जयंती, तो 5 जून को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़, कटारगढ़, दुर्ग, बादल महल की जूनी कचहरी, एक कॉमन सा पैटर्न है जो सभी पढ़ाते हैं। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह के बेटे थे। फिर 32 साल की उम्र में ये राजा बनते हैं और अनेक युद्ध करते हैं, जिसके अंदर 18 जून 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध एक बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसके अंदर इनका घोड़ा जो है चेतक, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये पुनः अपने युद्धों का वापस 1582 से जो दिवेर का युद्ध था, जहां इनकी विजय वापस शुरू होती है, 6 साल के इंतजार के बाद ये वापस अपने जितने भी हारे हुए ठिकाने थे उनको जीत लेते हैं। ये सब बातें लोग जान पाए जो बाहर से आ रहे हैं। हमने बात की थी लगभग 18-19 करोड़ पर्यटक जो है वो हर साल राजस्थान के अंदर आते हैं। उन गौरवशाली गाथाओं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, इसीलिए इस सर्किट को जो है, टूरिस्ट सर्किट को जो है वो स्थापित किया जाएगा। कितना बजट, तो 100 करोड़। आशा कुमारी, कौन है आशा कुमारी? सरपंच है, कहाँ की, सोनगांव पंचायत, डीग, अभी भरतपुर से अलग होके जिला बना है डीग, सोनगांव की ये सरपंच है। इनको क्या है, भारत भूटान समरसता अवार्ड दिया गया है। भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नाम है आशा कुमारी। कहाँ की सरपंच है, सोनगांव पंचायत की। कहाँ पे है ये, डीग के अंदर। प्रदेश के अंदर 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक एमओयू के तहत 3 थर्मल प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 थर्मल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे, एक कोटा में, एक बारा में और एक झालावाड़ के अंदर। कोटा, बारा और झालावाड़ के अंदर 3 थर्मल प्लांट जो उनको स्थापित किया जाएगा। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा जरूरी है, आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड। हम बात करते हैं, हमें आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो है, चाहे कृषि से संबंधित है चाहे ऊर्जा से संबंधित है, वो सब चीज़ें जो है वो हम वहीं से पढ़ पाते हैं। और इस तरीके के सवाल जो है वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, करंट से ना जोड़ के, इनको ज्योग्राफी से जोड़ के पूछ लिया जाता है। 3 नए, कहाँ पे, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर थर्मल प्लांट स्थापित किए जाए। सरिस्का जो है, सरिस्का जो बाग बैंड है, वहां पे बाघों की संख्या जो है वो अभी गिनती की गई, जिसके अंदर वहां पे कितने बाघ है, तो 43, जिसके अंदर 11 नर है, 14 मादा है और 18 जो है वो शावक है, छोटे बच्चे हैं, तो टोटल 43 है। कब हुआ, सरिस्का की एक बाघिन है ST17, उन्होंने अभी 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे पूर्व 40 थे, अभी 3 और नए आ गए तो 43 हो गए। तो कितने हैं सरिस्का के अंदर, तो 43 है। अगली बात करते हैं, हाडला बरसिंग सिंह, कहाँ पे है, बीकानेर। बीकानेर का जो गैप एरिया है उसके अंदर बजरी, सिलिका सैंड और बोल क्ले के बहुत सारे भंडार मिले हैं। बोल क्ले मिलता है यहाँ पे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल क्ले कहाँ से निकलता है, तो बरसिंग सर बीकानेर से। ठीक है, यहाँ के बहुत सारे भंडार जो है उनको देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार करके ऑक्शन के, यहाँ पे क्या है, नीलामी निकाली जा रही है कि यहाँ पे प्लॉट्स जो है वो बेचे जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब भी इस तरीके की खनन वगैरह कुछ होता है तो प्रॉपर्टी का रेट जो है वो बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार जो है उन्होंने ऑक्शन के लिए बात कही। अगली बात करते हैं, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है ये, उदयपुर के अंदर है। इन्होंने क्या है, जो लॉयन सफारी है उसके साथ साथ लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की यहाँ पे एक योजना बनाई जा रही है। तो सीधा सवाल ये ज्यादा जरूरी है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। यहाँ पे लॉयन सफारी के साथ साथ लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की अभी योजना बनाई जा रही है। रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक, एक संस्थान है लीव फॉर फ्रीडम, उनकी ओर से इसके 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक का 3रा संस्करण आयोजन जो है वो अमा घाटी वाइल्ड लाइफ रिजोर्ट के अंदर किया गया। अमा घाटी वाइल्ड लाइफ रिजोर्ट के अंदर कब, 28 से 30 जून को, 28 से 30 जून के बीच में इसका किया गया। कितने दिवसीय, 3 दिवसीय। सतीश शर्मा जो है भरतपुर के अंदर कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल है। क्यों चर्चा में है, सीधा सवाल तो यही पहला कि सतीश शर्मा का संबंध कहां से है, तो भरतपुर से। असम के अंदर 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता हुई। जूडो से संबंधित एक प्लेयर है, ठीक है, ताइक्वांडो के। उन्होंने ताइक्वांडो के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है इन्होंने, कहां पे, सतीश शर्मा ने। हमने इससे पहले माया बिश्नोई की भी बात की थी, बीकानेर से संबंधित। दक्षिण कोरिया के अंदर जो
तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई, वहां पे टीम गेम के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता था। इन्होंने इंडिविजुअल के अंदर ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है। कहां से संबंधित है? तो ये भरतपुर से संबंधित। अगली बात करते हैं हम, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत राजस्थान के 3 जिलों कौन कौन से? अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर। अनूपगढ़ अभी नया जिला बना है, सिरोही और जोधपुर। इसके अंदर जो 17 लोग हैं, 17 लोग तीनों जगहों के, उनको मिला के इनको भारतीय नागरिकता दी गई है। क्योंकि जोधपुर और अनूपगढ़ वैसे ही बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो है उनसे संबंधित, तो उनको क्या है? भारतीय नागरिकता दी गई है। तो किन किन जिलों में? अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर। कितने लोग हैं? तो 17। अगली बात करते हैं, रूपा। कौन है रूपा? रूपा जो है वो एक आमेर के जो महल है उनके अंदर एक प्रसिद्ध हथिनी है, ठीक है, एक हथिनी है, हाथी की वाइफ है ना, हथिनी है रूपा जो है। उनका अभी क्या हो गया है? 12 जून 2024 को निधन हो गया है। ये पर्यटकों को घुमाने के लिए प्रचलित थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। नाम क्या था? रूपा। कहाँ पे? आमेर का जो महल है जयपुर के अंदर। भजनलाल सरकार जो है उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली जो राशि थी, पहले कितनी मिलती थी? 6000। पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 8000 कर दिया। 6000 से बढ़ा के उसको कितना कर दिया है? अब 8000 कर दिया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, हमने पहले भी बात की थी, कहाँ पे? बीकानेर। वहां पे जो ऊंटनी का जो दूध है उसको पाउडर में बदला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है उनको आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसीलिए इसको पाउडर के रूप में अभी तैयार किया जा रहा है ताकि बच्चों को आसानी से प्रदान किया जा सके। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक इंटरनेशनल ओलंपियाड परीक्षा हुई, ठीक है, जिसके अंदर कोटा के गर्विक गुर्जर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और वर्णी रस्तोगी जो है उन्होंने रजत पदक जीता है। साइंस ओलंपियाड हुआ है, कोटा के हैं गर्विक गुर्जर, उन्होंने स्वर्ण पदक, और यहीं की है वर्णी रस्तोगी, उन्होंने जीता है रजत पदक। राजस्थान के एथलीट जो है उनको विकास जो है उनका किया जा सके, इसीलिए राजस्थान एथलीट एसोसिएशन जो है उन्होंने एक बैंक है AU, उसके साथ SFB किया है। SFB का मतलब क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB होता है ये। AU SFB के साथ क्या है? एक MOU जो है वो समझौता किया है। तो सीधा सा सवाल आ जाएगा कि राजस्थान के एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा एसोसिएशन है उसने किसके साथ MOU किया है? तो AU SFB के साथ किया है। अगली बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा की ई-बुलेटिन जारी की गई है। कब किया गया इसका लोकार्पण? तो 8 जून 2024 को। इसके द्वारा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा यह पहला प्रयास हुआ है कि इस तरीके की कोई ई-बुलेटिन जो है वो जारी की। इसका प्रथम अंक कब आया? तो शुक्रवार को 7 जून 2024। तारीख याद रखिए और वार भी याद रखिए, शुक्रवार को 7 जून को। क्या नाम है? राजस्थान विधानसभा ई-बुलेटिन। प्रथम अंक के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष है जो देवनानी जो है, उनके सर्वसम्मति से सभी दलों द्वारा निर्विरोध निर्वाचन के पश्चात, इनको क्या है? निर्विरोध चुना गया था। निर्वाचन के पश्चात उनके द्वारा जो भी नवाचार किए गए उनके बारे में इसमें छापा गया। इसके अंदर विधानसभा क्षेत्रों की जो विकास यात्राएं हैं वगैरह वगैरह हैं, उनकी कहानियां जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। तो ये सारी बातें जो है वो पूरी की पूरी प्रादेशिक परिदृश्य की थी। इससे आगे की क्लास में हम पुरस्कार सम्मान जो है, खेल परिदृश्य जो है उसके बारे में बात करेंगे। माफ कीजिएगा, ये जो स्लाइड थी ये हमने पहले ही क्योंकि कर ली थी इसीलिए इसको स्किप किया था। ये वाली जो है ये भी हमने कर ली थी, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं वो किसके बारे में थी? ये सारी बातें थी जो हमारा प्रादेशिक परिदृश्य था उसके बारे में। इससे आगे की क्लासों में हम पुरस्कार सम्मान के बारे में, जो हमारा खेल परिदृश्य है, जो भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन सब के बारे में हम बातें करेंगे। देखिए, जरूरी ये है कि इन चीज़ों को आप लगातार रिपीट करते रहिए, लगातार इनके क्वेश्चंस निकालते रहिए और प्रयास कीजिए कि आपको ये कम से कम आइडिया हो कि इनके अंदर से प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनेंगे। किसी भी परीक्षा के अंदर यदि आपको पैटर्न पता चल जाता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं उनको करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।